हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। आज हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर थर्ड वीक के करंट अफेयर्स को। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे यानी विश्व सांख्यिकी दिवस ये किस दिन मनाया जाता है। तो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे ये हर एक 5 साल पर मनाया जाता है और 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार तीसरा वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे मनाया गया है 20 अक्टूबर को। पहला मनाया गया था 2010 में और इस बार इसका थीम क्या था? कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डाटा वी कैन ट्रस्ट। कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डाटा वी कैन ट्रस्ट। देखिए ये 5 साल पर मनाया जाता है, तो पूछा सकता है कि इस बार कब मनाया गया और इसका थीम भी ध्यान में रखना है, इम्पॉर्टेंट है। फिर वहीं पे इंडिया में भी एक नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। कब? तो 29 जून को। किसके बर्थ एनिवर्सरी पे? तो पीसी महालनोबिस के बर्थ एनिवर्सरी पे। पीसी महालनोबिस के द्वारा ही सेकेंड 5 ईयर प्लान मॉडल तैयार किया गया था, जिस मॉडल को हम महालनोबिस मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो इन सारे फैक्ट्स को आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच स्लिनेक्स 20 संयुक्त नौसेना अभ्यास ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज आयोजित किया गया। तो भारत और श्रीलंका के बीच, यहाँ पर आप देख सकते हैं SL से श्रीलंका, I से इंडिया, N से नेवल और ये X से एक्सरसाइज। और ये एक्सरसाइज कब हुआ है? 2020 में। तो भारत और श्रीलंका के बीच स्लिनेक्स ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज आयोजित किया गया। कहाँ पे आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन किया गया इस बार श्रीलंका में। ये इसका 8th एडिशन था। इसके 7th एडिशन को आयोजित किया गया था विशाखापट्टनम विजैग में, और इसके 8th एडिशन को आयोजित किया गया है श्रीलंका में त्रिनकोमाली कोस्ट के पास। तो इन सारे फैक्ट्स को आप ध्यान में रखिएगा। और इंडिया की तरफ से इसमें 2 शिप ने पार्टिसिपेट किया था। एक तो था एंटी सबमरीन वारफेयर कमोरता कमोरता और एक था INS किल्टन। तो ये ध्यान रखिएगा, INS किल्टन भी कमोरता क्लास सबमरीन की ही पीढ़ी है। इस कमोरता क्लास सबमरीन या फिर कह सकते हैं इसे आप प्रोजेक्ट 28, इसमें 4 INS शिप बनाए गए थे प्रोजेक्ट 28 के अंतर्गत, जिसमें से एक कमोरता है, एक INS किल्टन है, एक INS किदमत और एक INS कावाराती। तो INS कावाराती के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसमें चेतक हेलीकॉप्टर और डोर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने भी पार्टिसिपेट किया था इंडिया की तरफ से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस IIT ने एक रोगानुरोधी यानी कि एंटी माइक्रोबियल खाद्य रैपिंग सामग्री फूड रैपिंग मटेरियल डेवलप की है। तो अभी हाल ही में IIT मद्रास ने एक एंटी माइक्रोबियल फूड रैपिंग मटेरियल डेवलप की है। अब ये मटेरियल क्या है, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास has डेवलप्ड एन एंटी माइक्रोबियल फूड रैपिंग मटेरियल। और ये बायोग्रेडेबल भी है। जो रैपिंग जो मटेरियल है ये बायोग्रेडेबल है और ये 21 दिन के अंदर 98% तक डिस्पोज हो सकता है ये मटेरियल। साथ ही साथ इसमें जो जब आप खाना रखेंगे तो ये फूड को बैक्टीरिया से बचा के रखेगा उस दौरान, जब फूड आप उस पैकेज में रखते हैं, उस रैपर में रखते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसकी उपलब्धता से क्या होगी कि जो प्लास्टिक जो है वो कम होगी और जो प्लास्टिक कचरा है उसमें भी कमी आएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार हींग की खेती किस राज्य में शुरू हुई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में अगर 100 किलो हींग का खर्चा होता है एक साल में, तो 40 किलो इंडिया के द्वारा किया जाता है। फिर भी हम लोग हींग का प्रोडक्शन इससे पहले नहीं करते थे, लेकिन अब हम लोगों ने हींग की भी खेती शुरू कर दी है। और किस राज्य से? तो हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ इसकी खेती शुरू हुई है, तो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट से। पहले हम ये इंपोर्ट करते थे अफगानिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान जैसे कंट्री से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी कि गरीबी को मिटाने के लिए, गरीबी को ख़त्म करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो ये किस दिन मनाया जाता है? ये हर एक साल 17 अक्टूबर को मनाया जाता है कि कोई भी कंट्री, कोई भी सरकार, कोई किसी भी सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए जिससे कि गरीबी ख़त्म हो। गरीबी बहुत तरह की गरीबी हो सकती है, तो सभी यहाँ पे हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे कितनी तरह की गरीबी है। यहाँ पे बस आपको ये ध्यान रखना है कि गरीबी उन्मूलन के लिए यानी कि पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए 17 अक्टूबर को हर एक साल एक इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। और इस बार इसका थीम था एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोवे इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2020 के अनुसार सबसे शक्तिशाली देश में भारत की रैंक क्या है। तो लोवे इंस्टीट्यूट ये एक सिडनी बेस्ड इंस्टीट्यूट है और इसके द्वारा एक रैंकिंग जारी की गई है एशिया पावर इंडेक्स 2020। तो इसके अनुसार भारत जो है चौथा सबसे शक्तिशाली देश है। इसमें भारत को रैंक किया गया फोर्थ और स्कोर दिया गया है 39.7। वहीं पे जो पहला पहला जो रैंक दिया गया है वो किस कंट्री को दिया गया है, यूएसए को। और यूएसए को कितना स्कोर दिया गया है, 81.6। वहीं पे चाइना दूसरे नंबर पे है और चाइना का स्कोर है 76.1 और जापान जो है उसका स्कोर है 41 और पाँचवें नंबर पे फिर आपका रशिया आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने अपने स्टैंड ऑफ एंटी टैंक यानी कि सैंट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो अभी हाल ही में भारत ने एक इंडिजिनसली यानी कि स्वदेशी रूप से विकसित सैंट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसका आंसर क्या होगा, इंडिया। कहाँ से, तो उड़ीसा कोस्ट से। और ये एक अपग्रेडेड वर्जन है हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग या फिर जिसे हम हेलिना मिसाइल कहते हैं। हेलिना मिसाइल का ये एक अपग्रेडेड वर्जन है जिसको कि डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है और इसका नाइट ट्रायल किया गया। तो पहले जो हेलिना की जो मारक क्षमता थी, जो मिसाइल का जो रेंज था वो थी 5 से 7 किलोमीटर और अब इसका रेंज कितना हो गया है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का। तो इसका रेंज हो गया है 12 किलोमीटर। और इसमें इस मिसाइल की एक खासियत है सेंट मिसाइल की, ये भी ध्यान में रखना है आपको। सेंट मिसाइल की एक खासियत है कि इसे लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च एंड लॉक ऑन बिफोर लॉन्च, इसमें दोनों तरह की फैसिलिटी है। यानी कि पहले क्या होता था कि मिसाइल से हम क्या करते हैं, कोई भी टारगेट खोजते हैं और उसको सेट करते हैं और लॉन्च कर देते हैं, लेकिन उसके लिए हमें बहुत ही नज़दीक जाकर अटैक करना पड़ता है। जैसे कि पहले जो रेंज हुआ करती थी 5 से 7 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर तक हम जाएंगे तब हम उस पर अटैक कर पाएंगे हेलीकॉप्टर से। लेकिन अब क्या है कि अब अगर टारगेट यहाँ भी है तो इस मिसाइल को हम लॉन्च कर देंगे और फिर टारगेट जो मिसाइल जो है ये खुद सर्च करेगी, ये खुद एनालिसिस करेगी और फिर ये अटैक करेगी अपने टारगेट पे। तो इन ये सभी फैसिलिटी है एक सेंट मिसाइल में। और अभी भारत के द्वारा जो है लगभग 50 दिनों में, अगर हम 50 दिनों की बात करें तो 13 से 14 मिसाइल का टेस्ट किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इस मिसाइल का जो है दिसंबर में सेंट मिसाइल का 10 से ऊपर ट्रायल किया जाएगा, उसके बाद इसे आर्म्ड फोर्स के लिए इंडक्ट किया जाएगा। और अभी 16 अक्टूबर को ही पृथ्वी 2 मिसाइल का परीक्षण किया गया था, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इसमें मैंने पृथ्वी 2 से क्वेश्चन नहीं रखे हैं क्योंकि पृथ्वी 2 मिसाइल का 27 सितंबर को भी टेस्ट फायर किया गया था, नाइट ट्रायल ही। और ये भी इस बार भी नाइट ट्रायल ही किया गया उड़ीसा से, जो कि एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। हम पृथ्वी 2 की बात कर रहे हैं अभी, जिसका रेंज कितना है, 250 किलोमीटर रेंज है और ये 1 टन तक वारहेड ले जाने में सक्षम है। और ये पहला स्वदेशी यानी कि इंडिजिनस सरफेस टू सरफेस मिसाइल है पृथ्वी 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैकिंडा अर्डन दूसरी बार किस देश की प्रधानमंत्री बनी है। तो जैकिंडा अर्डन ये दूसरी बार बनी है न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर। इनकी बहुत ही तारीफ हुई, इनकी पूरे देश की भी तारीफ हुई कोविड-19 से निपटने के लिए, कि कोविड-19 आया तो लेकिन उस तरह से फैल नहीं पाया जिस तरह से बहुत सारे कंट्री में फैल चुकी है, अभी भी है, इंडिया में भी है, अमेरिका में भी है, ब्राज़ील में है, रशिया में है, बहुत सारे कंट्री में अभी भी कोविड-19 का उतना ही प्रकोप है। लेकिन न्यूजीलैंड में जिस तरह से कोविड-19 से लड़ा गया, उससे पार पाया गया, ये इसीलिए इनकी बहुत तारीफ हुई और ये दूसरी बार फिर से न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर बनी है जैकिंडा अर्डन। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताइए कि न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश अपनी राष्ट्रीय आईडी योजना में चेहरे के सत्यापन का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। जैसे कि अभी आपके पास भी होगा एक आधार कार्ड जिसमें आपका क्या है, पूरा फिंगरप्रिंट है 10 उंगली का और आपकी आइरिस स्कैन है, यानी कि आँख में जो आइरिस होती है उसका भी स्कैन है आपके आधार कार्ड में। लेकिन एक अब क्या होगा कि चेहरा भी होगा, तो चेहरे के सत्यापन का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएगा सिंगापुर। और इसका विरोध भी हो रहा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कि इसका फिर मिसयूज़ ना हो, प्राइवेसी का हनन ना हो। तो उसी तरह से अब देखते हैं कि अब आगे क्या होता है, लेकिन ये बनेगा पहला देश सिंगापुर।
जिसकी कैपिटल है सिंगापुर सिटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश ने अपनी पहली संयुक्त आयोग यानी कि फर्स्ट ज्वाइंट कमीशन की मीटिंग आयोजित की है? तो ये आयोजित की गई है भारत और चिले के द्वारा। भारत और चिले के द्वारा। चिले की कैपिटल क्या है? सेंटियागो। और इंडिया की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किया गया था विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि और चिले जो है ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंसेट मेडिकल जर्नल के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 59.6 ईयर्स से बढ़कर 2019 में कितनी हो गई? तो लैंसेट के द्वारा एक जनरल पेश किया गया है और इसमें ये बताया गया है कि 1990 में भारत में जो एवरेज जो डेथ जो एज था वो कितना था? 59.6, जो कि 2019 में बढ़कर कितना हो गया है? तो ये बढ़कर हो गया है 70.8। और इसमें हम अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा किसका है, तो सबसे ज़्यादा है केरला का। केरला में जो जीवन प्रत्याशा जो रेट है वो कितना है? 77.3। और वहीं पे सबसे कम कहाँ का है? सबसे कम है उत्तर प्रदेश का 66.9। लेकिन देखिए इसमें यह भी बताया गया, लैंसेट के जनरल में ये भी बताया गया कि अब लोगों में बीमारियां ज़्यादा हो रही है, यानी कि बीमारी के साथ लोग अभी ज़िंदा रहते हैं। पहले उस तरह की बीमारियां नहीं थी। ये हार्ट डिजीज़, फिर कैंसर, बहुत सारे लोगों को कैंसर भी हो जा रही है। फिर एयर पॉल्यूशन की वजह से जो हार्ट डिजीज़ जो 1990 में कहा गया था कि हार्ट डिजीज़ जो है मृत्यु का 5वां प्रमुख कारण है, लेकिन वहीं पे 2019 में ये पहला कारण है मृत्यु का भी। वहीं पे फिर कैंसर के भी पेशेंट बने हैं। और एयर पॉल्यूशन भी 5 प्रमुख कारणों में से एक है। समझिए एयर पॉल्यूशन से भी इतने लोग मर रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कंपनी नासा के लिए चंद्रमा पर पहला 4G नेटवर्क स्थापित करेगी? अब देखिए अर्थ पे क्या है, पृथ्वी पे क्या है कि हम 5G नेटवर्क की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन कौन सी कंपनी नासा के लिए? तो नोकिया कंपनी जो है नासा के लिए मून पर पहला 4G सेलुलर नेटवर्क स्थापित करेगी। और जैसे कि मून पर भी अब टेक्नोलॉजी हो पाएगी। और ये क्यों किया जा रहा है नासा के द्वारा, और ये कब किया जाएगा? 2022 के अंत तक ये 4G नेटवर्क इस्टेब्लिश कर लिया जाएगा मून पर। और नासा का जो आर्टेमिस मिशन है, जो कि जिसमें 2024 में मून पर मेन और वुमेन दोनों जाएंगे, तो उसमें उनकी मदद हो पाएगी इस 4G नेटवर्क के वजह से, और आगे भी मदद होती रहेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, हाफ अ सेंचुरी ऑफ बिंग एट रिंग साइड, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, हाफ अ सेंचुरी ऑफ बिंग एट रिंग साइड, इस पुस्तक के लेखक हैं नंद किशोर सिंह, NK सिंह। और नंद किशोर सिंह अभी प्रेजेंट में क्या है? 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार ने लोकसभा विधानसभा चुनाव में लड़ने वाले उम्मीदवारों की व्यय सीमा को यानी कि खर्च को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया है? पहले यह बढ़ाया गया था 2014 में। तो लोकसभा में और विधानसभा में जो चुनाव लड़ते हैं, जो उम्मीदवार, जो कैंडिडेट जो होते हैं, उन्हें पैसा खर्च करना पड़ता है चुनाव के वक्त। तो वो अब कितने परसेंट बढ़ चुका है? ये बढ़ गया है 10%। और पहले कितना था? पहले था लोकसभा में जो लोग चुनाव लड़ते हैं उनके लिए खर्च था 70 लाख, अब हो गया 10% बढ़कर हो गया है 77 लाख्स। और जो असेंबली इलेक्शन यानी कि विधानसभा इलेक्शन जो कैंडिडेट लड़ते हैं उनके लिए पहले खर्च था 28 लाख। 28 लाख से ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते, भले वो 1 करोड़ खर्च करें, लेकिन ये जो नियम है कि 28 लाख ही आपको खर्च करना है। और अब ये बढ़कर कितना हो गया है? 30,80,000। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IPL में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो IPL में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं शिखर धवन। शिखर धवन, इन्होंने लगातार दोनों IPL मैचों में नाबाद शतक बनाए। यहाँ पे हम T20 की बात नहीं कर रहे हैं, T20 में लगातार 2 शतक लगा चुके हैं आई थिंक डेविड वार्नर, और एक IPL में भी 4 शतक लग चुके हैं विराट कोहली के द्वारा। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लगातार 2 शतक की, कंसेक्यूटिव सेंचुरीज़ की। तो ये 2 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज हो गए हैं शिखर धवन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एला वेनिल
वलारिवन ने शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो एलावेनिल वलारिवन ने ये वर्चुअली आयोजित किया गया था शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप, तो इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। वहीं पे इंडिया वुमेंस इवेंट की बात कर रही हैं हम, वहीं पे मेंस इवेंट की बात करें तो मेंस इवेंट में साहू तुषार माने ने सिल्वर मेडल जीता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आईआईटी ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए कोविरैप विकसित किया है, डेवलप किया है? यानी कि एक टेस्ट है कोविड-19 को डिटेक्ट करने के लिए। तो कोविरैप जो डेवलप किया गया, ये किस आईआईटी के द्वारा डेवलप किया गया है? तो ये किया गया है आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। देखिए, कोविड-19 का जो टेस्ट है, जो मेथड जो है, वो सबसे परफेक्ट मेथड कौन सा है? आरटी-पीसीआर। लेकिन आरटी-पीसीआर में क्या होता है कि इसमें 24 घंटे लग जाते हैं रिपोर्ट आने में। एक्यूरेट रिपोर्ट यही आरटी-पीसीआर ही देता है, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो उसी एक्यूरेसी के तर्ज पर उतरा है आईआईटी खड़गपुर का टेस्ट, जिसका नाम है कोविरैप, और इसको आईसीएमआर के द्वारा भी वैलिडेट कर दिया गया है। साथ ही साथ ये जो टेस्ट है कोविरैप, ये 500 रुपये से कम में उपलब्ध हो पाएगा और 1 घंटे के अंदर में ये रिजल्ट भी दे देगा। वहीं पे अगर हम बात करें, एक कोरोश्योर डेवलप किया गया था, ये भी एक टेस्ट किट ही थी जिसको कि आईसीएमआर के द्वारा भी अप्रूव्ड कर दिया गया था और इसका यूज़ भी किया जा रहा है। तो कोरोश्योर जो डेवलप किया गया था, ये भी कोविड-19 को डिटेक्ट करने के लिए एक टेस्ट किट थी कोरोश्योर, जिसको कि आईआईटी दिल्ली के द्वारा डेवलप किया गया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले डिस्कस भी किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोलोमन आइलैंड के लिए भारत के अगले उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सोलोमन आइलैंड के लिए भारत के अगले हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किए गए हैं सुशील कुमार सिंघल। सुशील कुमार सिंघल, ये एक आइलैंड कंट्री है और सोलोमन आइलैंड जो है ये पापुआ न्यू गिनी के पास ही है। तो सुशील कुमार सिंघल पापुआ न्यू गिनी के हाई कमिश्नर तो हैं ही, साथ ही साथ ये अब सोलोमन आइलैंड के भी हाई कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। वहीं पे जो आप ऑप्शन में देख रहे हैं, नीना मल्होत्रा, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में इटली की एम्बेसडर हैं, इंडियन एम्बेसडर हैं इटली में। तो नीना मल्होत्रा को एक और चार्ज दिया गया है, कहाँ का? तो सैन मैरिनो का। सैन मैरिनो, जैसे कि ये इटली है, जैसे कि साउथ अफ्रीका जो है, साउथ अफ्रीका के बीच में क्या है, छोटा सा कंट्री है लिसोथो। तो उसी तरह से जहाँ जैसे कि इटली है तो बगल में वेटिकन सिटी है और यहाँ पे एक कंट्री है सैन मैरिनो। तो इटली के साथ साथ सैन मैरिनो का एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया है नीना मल्होत्रा को। तो ये भी आप ध्यान रखिए, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढाका से भारत के किस शहर के लिए यात्री ट्रेन सेवाएं अगले साल 26 मार्च से शुरू करने की योजना है? यहाँ पे मैंने डेट भी दे दिया। तो ढाका से भारत के सिलीगुड़ी शहर के लिए यात्री ट्रेन सेवाएं अगले साल 26 मार्च से शुरू करने की योजना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ढाका सिलीगुड़ी पैसेंजर ट्रेन प्लान टू स्टार्ट इन मार्च 2021। और साथ ही साथ ये स्टार्ट हो जाएगा, वैसे ये उस ढाका और सिलीगुड़ी के बीच जो मालगाड़ी जो ट्रेन है, फ्राइट ट्रेन, ये स्टार्ट हो जाएगी दिसंबर में ही, लेकिन मार्च 26 से पैसेंजर ट्रेन चलेगी। और साथ ही साथ बंग बंधु रेलवे ब्रिज जो है, इसको भी नेक्स्ट मंथ यानी कि नवंबर में स्टार्ट किया जाएगा। वहीं पे इंडिया के हाई कमिश्नर कौन है बांग्लादेश में? तो ये हैं विक्रम दोराई स्वामी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऐतिहासिक और धार्मिक दौरों के लिए यानी कि हिस्टोरिकल और रिलीजियस टूर के लिए मजदूरों को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मजदूरों को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, जिससे कि वो हिस्टोरिकल और रिलीजियस टूर कर पाएँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके लिए गवर्नमेंट जो है 12,000 रुपये देगी, जिससे कि लेबर जो है उत्तर प्रदेश के वो ऐतिहासिक और धार्मिक जगहों पर जा सके। साथ ही साथ उनकी बच्चियों के लिए 7,500 रुपया दिया जाएगा बुक परचेज करने के लिए। किस स्कीम के तहत? तो महादेवी वर्मा बुक परचेज फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम के तहत। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये भी घोषणा की है कि जिसके बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स में बहुत ही अच्छे हैं,
उनको दिया जाएगा 10,000 रुपये अगर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में सेलेक्ट होते हैं तो। वहीं पे अगर वो स्टेट लेवल में सेलेक्ट होते हैं तो 25,000 रुपये, नेशनल लेवल में सेलेक्ट होते हैं तो 50,000 रुपये, और अगर इंटरनेशनल लेवल में सेलेक्ट होते हैं किसी मजदूर के बच्चे तो उन्हें 1,00,000 रुपये का असिस्टेंस दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंगापुर और किस शहर के बीच दुनिया की सबसे लंबी उड़ान शुरू होगी। तो सिंगापुर और यूएसए के न्यूयॉर्क शहर के बीच दुनिया की सबसे लंबी नॉन स्टॉप उड़ान शुरू होगी। ये उड़ान लगभग 15,000 से ऊपर किलोमीटर की होगी और साथ ही इसे 18 घंटे नॉन स्टॉप में पूरा किया जाएगा। सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट, उसका नाम आपने सुना ही होगा, बहुत ही फेमस एयरपोर्ट है। चांगी एयरपोर्ट से लेकर जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट तक ये फ़्लाइट चलेगी सिंगापुर एयरलाइंस की। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालाबार 2020 नेवल एक्सरसाइज में कौन सा देश शामिल होगा। मालाबार में पहले कौन कौन से देश शामिल होते थे? जापान, इंडिया और यूएसए। पहले ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होता था, लेकिन चाइना के दबाव के कारण ऑस्ट्रेलिया निकल गया हुआ था। 2018 में ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि हम पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन इंडिया के द्वारा मना कर दिया गया। लेकिन अब जो कि क्वाड कंट्री में ऑस्ट्रेलिया भी आता है, क्वाड कंट्री में हम भी आते हैं, जापान और यूएसए भी आता है, तो क्वाड कंट्री के तो सारे क्वाड मेंबर आ गए हैं और मालाबार 2020 एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया भी पार्टिसिपेट करेगा चाइना को काउंटर करने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए कृषि कानूनों को खारिज करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। यानी कि अगर आप सेंटर के कानून को खारिज कर रहे हैं तो आपको खुद का एक कानून बनाना होगा जिससे कि वो कानून खारिज हो। तो उसी तरह से किस राज्य के द्वारा एक नए कृषि कानूनों को खारिज करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया? ये किया गया पंजाब के द्वारा। आपको पता होगा कि कृषि कानून का जो विरोध हो रहा है और जो विरोध हुआ वो सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ तो पूरे देश में, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ? पंजाब और हरियाणा में। फिर साउथ इंडिया में भी हुआ बहुत ज़्यादा विरोध, लेकिन विरोध जो मेन जो मुद्दा था वो क्या था? मेन मुद्दा था कि एमएसपी जो है पहले भी कानून में नहीं थी, लेकिन लोगों को लग रहा था कि एमएसपी इससे ख़त्म हो जाएगी और इससे जो प्राइवेट जो एपीएमसी जो है, जो प्राइवेट जो मंडी है, प्राइवेट मंडी आ जाएगी और इससे किसानों का बहुत ही बुरा होगा। तो इसीलिए एमएसपी को कानून बनाया जाए, तो इस पर विरोध किया गया, लेकिन कानून अभी तक नहीं बनाया गया है। ये कहा गया सरकार के द्वारा कि पहले सरकार में भी कानून नहीं थी तो हम क्यों कानून लाएं। तो इसीलिए पंजाब सरकार, और आपको ये भी बता दूं कि एमएसपी जो है सबसे ज़्यादा एमएसपी का लाभ किसे होता था? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि इतना तो मिलना ही है पर किलो के हिसाब से। तो सबसे ज़्यादा एमएसपी का फ़ायदा होता था पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट को। तो ये जो प्रस्ताव पास किया गया ये किया गया है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें 4 प्रस्ताव पारित किए गए हैं, लेकिन 3 जो है वो फार्मर से डायरेक्ट रिलेटेड हैं। जैसे कि आपको बता दूं कि एपीएमसी एक्ट 2016 को बरकरार रखा जाएगा, यानी कि एपीएमसी मंडी ही रहेगी और अगर कोई प्राइवेट मंडी खोलना चाहे तो उस पर गवर्नमेंट भारी भरकम टैक्स लगाएगी। और वीट और राइस का प्राइस जो है वो एमएसपी के नीचे नहीं खरीदा जाएगा। बाकी और भी जो अनाज है उसको एमएसपी के नीचे खरीदा जा सकता है, मे बी किसी कंडीशन में, लेकिन वीट और राइस को एमएसपी के नीचे नहीं खरीदा जाएगा। और उस पर अगर ये कोई भी कंपनी या फिर कोई भी कॉर्पोरेट हाउस अगर दबाव बनाते हैं किसानों पर तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, उनको जेल भी हो सकता है, फाइन भी भरना पड़ सकता है। फिर फार्मर और कॉन्ट्रैक्ट के बीच के डिस्प्यूट को सिविल कोर्ट में ही सुलझाया जाएगा। अभी जो नया वाला कृषि कानून ने जो केंद्र सरकार ने लाया है उसमें क्या है कि आप सिविल कोर्ट में कोई भी इस तरह के डिस्प्यूट को नहीं सुलझा सकते हैं, लेकिन इसको बरकरार रखा गया है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। तो यही सारी बातें हैं, बस आप ये ध्यान रखिए कि किस गवर्नमेंट के द्वारा ये खारिज किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुलिस कमेमोरेशन डे यानी कि पुलिस स्मारक दिवस या पुलिस स्मरण दिवस, उनके स्मरण के लिए, उनके योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। तो ये किस दिन मनाया जाता है? ये हर एक साल 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब 21 अक्टूबर क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1959 में लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में चीनी सैनिकों से मुठभेड़ में 10 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए 21 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है हर एक साल।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पर्यटन सांख्यिकी ITS 2020 के अनुसार, ये मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, किस राज्य ने 2019 में देश में सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित किया? यानी कि जो 29 जो राज्य हैं उनमें से किन किन, जो आप कहीं घूमने जाते हैं, किसी स्टेट में घूमने जाते हैं, तो इंडिया के लोग ही जो घरेलू जो पर्यटक हैं वो सबसे ज़्यादा किस राज्य में घूमने गए? तो 2018 में जो टॉप पे था वो कौन था? तमिलनाडु। लेकिन इस बार टॉप पे कौन है? इस बार टॉप पे है उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर भी क्या होगा? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। और टोटल जो पर्यटक हैं, अगर हम टॉप 10 स्टेट की बात करें, तो टोटल जो पर्यटक हैं उनमें से उत्तर प्रदेश में कितने लोग गए? 23.1%। और वहीं पे तमिलनाडु दूसरे नंबर पे 21.3% और आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पे 10.2%। बस आप टॉप 3 का ध्यान रखिए, आपके लिए बहुत है, सफिशियंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य का आसन संरक्षण रिजर्व पहला रामसर स्थल बन गया है? यानी कि रामसर साइट बन गया है, भारत के किस स्टेट में है ये आसन कंजर्वेशन सेंटर? ये 444 हेक्टेयर का है ये कंजर्वेशन रिजर्व। तो यह उत्तराखंड का पहला रामसर साइट बन गया है। ये रामसर साइट जो वेटलैंड जो भूमि होती है उसको हम घोषित करते हैं। और ये इसमें इस जगह पे 330 बर्ड्स की स्पीसीज़ हैं, 39 मछली की स्पीसीज़ हैं। तो उनको कंजर्व करने के लिए बहुत सारे माइग्रेट होकर भी आते हैं वेटलैंड पे। तो उसी को कंजर्व करने के लिए ये वेटलैंड होते हैं और इसको रामसर साइट घोषित किया गया है और ये उत्तराखंड का पहला रामसर साइट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक रिपोर्ट 2020 में भारत की रैंक क्या है? अब इसका मतलब क्या हुआ? OECD की जो एक रिपोर्ट है इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक, यानी कि OECD के जितने मेंबर कंट्री हैं, अभी कितने मेंबर कंट्री हैं? 37। सबसे नया जुड़ने वाला कौन सा है? 2020 में ही जुड़ा है कोलंबिया, लेटेस्ट। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा यहाँ से। तो OECD में जितने 37 मेंबर कंट्री हैं, तो यहाँ पे हम भारत की रैंक की बात करें तो भारत से कितने ज़्यादा लोग OECD कंट्रीज़ में जाके बसे हैं, या फिर नौकरी के लिए हो या फिर परमानेंट हो। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो इंडिया का रैंक किस नंबर पे है? तो इंडिया का रैंक है दूसरे नंबर पे। तो सबसे ज़्यादा किस देश के लोग OECD कंट्री में जाके बसते हैं? ये बसते हैं चाइना के लोग, यानी कि पहले नंबर पे हैं चाइना के लोग। और चाइना की बात करें तो 4.3 लाख लोग जो हैं 2019-20 में OECD कंट्री में जाके गए हैं, नौकरी किए हैं या फिर बसे हैं। और इंडिया से 3.3 लाख लोग OECD कंट्री गए हैं, यानी माइग्रेट हुए हैं अपने देश से OECD कंट्री। तो चलिए अब 3-4 न्यूज़ है और सारे के सारे न्यूज़ सुपर इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। जैसे कि पहला न्यूज़ है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस सक्सेसफुली टेस्ट फायर फ्रॉम इंडियन नेवी इंडिजिनसली बिल्ड स्टील्थ डिस्ट्रॉयर INS चेन्नई। इंडियन नेवल शिप चेन्नई जो कि एक स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है, उससे लॉन्च किया गया है ब्रह्मोस मिसाइल को सक्सेसफुली। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ब्रह्मोस मिसाइल को ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसको किस नेवी शिप से सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया ये भी पूछा सकता है। तो डिस्ट्रॉयर INS चेन्नई से। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिजिनसली बिल्ड ASW कॉर्वेट कावाराती कमीशनड इनटू इंडियन नेवी बाय आर्मी। ASW कहने का मतलब हुआ एंटी सबमरीन वॉरफेयर। तो कावाराती को कमीशन किया गया इंडियन नेवी में, और ये कहाँ पे किया गया? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। आपको मैंने बताया था प्रोजेक्ट 28 के बारे में, या फिर तो प्रोजेक्ट 28 के तहत 4 इंडियन नेवल शिप बनाए जाने थे। उसमें से पहला कौन सा था? कमोरता। तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट 28 को कभी कभी हम कमोरता क्लास सबमरीन भी बोल देते हैं। तो पहला कमोरता था, फिर था किदमत, फिर था किल्टन और फिर लास्ट में आया कावाराती। तो इसलिए मैंने बताया था कि आपको मैं बाद में बताऊंगा। यहाँ पर आप देखें लास्ट ऑफ द 4 एंटी सबमरीन वारफेयर कॉर्वेट्स इनटू द इंडियन नेवी। और ये किसके द्वारा बनाया गया है? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता में।
फिर नेक्स्ट न्यूज है, डीआरडीओ सक्सेसफुली कंडक्ट्स फाइनल ट्रायल ऑफ नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इन पोखरन रेंज। तो इसको पोखरन रेंज से सक्सेसफुली ट्रायल कंडक्ट किया गया, और ये कौन सा मिसाइल है, नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वारहेड के साथ। और इसकी जो रेंज है वो कितनी है, इसकी रेंज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वहीं पे हमने सेंट के बारे में डिस्कस कर लिया है कि सेंट की जो रेंज है वो 10 किलोमीटर से ज़्यादा, यानी कि 12 किलोमीटर इसकी रेंज बताई गई है डीआरडीओ के द्वारा। तो इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट न्यूज है कि फर्स्ट वुमेन इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर विंग कमांडर विजया लक्ष्मी रमनन डाइज एट 96 इन बेंगलुरु। यानी कि भारतीय वायुसेना की पहली अधिकारी विजया लक्ष्मी रमनन का निधन हो गया। तो ये पूछा सकता है क्वेश्चन में, सुपर इम्पोर्टेंट है कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन थी, तो विजया लक्ष्मी रमनन। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है कि हरियाणा टॉप्स एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स इन कंट्री। तो एनीमिया मुक्त, एनीमिया क्या है, एनीमिया इसमें जो ब्लड की जो है ब्लड की कमी हो जाती है, लैक ऑफ आरबीसी, तो उसमें एनीमिया मुक्त भारत में इंडेक्स में सबसे टॉप पे, यानी कि सबसे कम एनीमिया जो पेशेंट है वो किस स्टेट में है, तो ये है हरियाणा में। और ये इंडेक्स किसके द्वारा तैयार किया गया है, यूनिसेफ के साथ मिलकर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और यूनिसेफ के साथ मिलकर ये इंडेक्स तैयार किया गया है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडीबी इंक्स $177 मिलियन लोन पैक टू अपग्रेड 450 किलोमीटर ऑफ स्टेट हाईवे एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र, आप ये भी कह सकते हैं कि अगर हम दूसरे बाहर से अगर कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोई भी स्टेट कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन भी ज़रूरत है। तो भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है, जिसके तहत एडीबी $177 मिलियन का लोन देगा महाराष्ट्र को, और उससे 450 किलोमीटर का स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स बनाए जाएंगे। 2 मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड और 11 स्टेट हाईवे इसमें बनाए जाएंगे, जिसकी लेंथ होगी 450 किलोमीटर। एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मनीला, जो कि फिलीपींस की कैपिटल है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है कि इस बार आई लीग ट्रॉफी का खिताब किसने जीता, तो ये जीता मोहन बगान ने, मोहन बगान ने। फिर लास्ट न्यूज़ है कि नोजोमी ओकुहारा क्लिंचेस वुमेन्स सिंगल टाइटल है डेनमार्क ओपन। ये हम बात कर रहे हैं डेनमार्क ओपन के बारे में, और ये बात कर रहे हैं किस खेल के बारे में, तो बैडमिंटन के बारे में। और इसमें वुमेन्स सिंगल टाइटल का खिताब किसने जीता है, नोजोमी ओकुहारा ने। और इन्होंने किसको हराया, कैरोलिना मारिन को हराया फाइनल में। वहीं पे मेंस सिंगल का टाइटल किसने जीता, एंडर्स एटॉनसेन ने, एंडर्स एटॉनसेन ने। तो ये वीडियो का अंत। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल ऑनलाइन तैयारी को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।